हम जानेंगे कि कर्म हमारे पास वापस कैसे आते हैं, चाहे वो इसी जन्म के हों या हमारे पिछले जन्म के हों, किस प्रकार वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम सभी कॉज एंड इफेक्ट लॉ से घिरे हुए हैं, जो कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनीय है। इस लॉ से न तो बचा जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है। ये ब्रह्मांड का कर्मा का नियम है। पर जब हम इसी ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलते हैं तो ये हमें खुशी, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, क्योंकि इसकी अपरिवर्तनीयता हमारे लिए गारंटी बन जाती है। जो भी हम बेचते हैं वो हमें वापस आता है। हम अपने अच्छे और बुरे कामों को तो देख सकते हैं, पर मन में पैदा हुए लोगों के प्रति बुरे विचार या भावनाओं के प्रति हम लापरवाह होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मन का क्षेत्र हमारा अपना निजी क्षेत्र है और किसी के प्रति बुरा सोचने पर हमारा कर्म हमें कैसे दुख पहुंचा सकता है। तो चलिए आज देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति कार्मिक होस्ट की भूमिका निभाता है। वेदांत कहता है कि दो प्रकार के चेतन अस्तित्व हैं, पार्थिव और आध्यात्मिक। बाद वाले को एक निसंदेह वास्तविकता के रूप में वे बताते हैं। जहां तक पृथ्वी पर जीवन की बात है, अपनी सीमित चेतना के कारण ये हमारी इंद्रियों के भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा जीवन वास्तविकता माना जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारा अनंत कभी न बदलने वाला अमर मैं सूत्रात्मा रहता है। यही कारण है कि मरणोपरांत जीवन को एकमात्र रियलिटी कहते हैं और पृथ्वी के जीवन को स्वप्न कहते हैं। मन के पास एक रचनात्मक शक्ति होती है कि वो इमेज बनाता है। मान लो मैंने कहा बंदर, लड़की, आपके मन में तुरंत उसकी इमेज बन गई। इसी इमेज के द्वारा ही हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपनी स्मृति में संग्रहित करते हैं। जब भी हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारा मन मेंटल इमेज बनाता है और ये हमारी चेतना में हमेशा के लिए रह जाता है। इसी इमेज का थॉट फॉर्म भी बनता है और वही थॉट फॉर्म हमें उसी विचार को बार बार करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि थॉट फॉर्म के साथ हम मैग्नेटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए किसी के प्रति आपकी नाराजगी, गुस्सा, नफरत के विचार हैं तो वो आपके मन में बार बार आक्रमण करते हैं और आप बार बार उसे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति एक थॉट फॉर्म भेजता है तो न केवल उसके साथ एक उसके पास मैग्नेटिक बॉन्ड होता है, बल्कि उसके समान ही और भी ब्रह्मांड में तैर रहे थॉट फॉर्म्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही हमारे पूरे ब्रह्मांड में अच्छी और बुरी शक्ति बनाते हैं। तभी बुराई इतनी तेजी से फैल रही है, क्योंकि दूसरों के थॉट्स लेकर कई लोग ब्रह्मांड में और बुराई को मजबूत कर रहे हैं। हमारे विचार यहीं तक नहीं रहते, वो ब्रह्मांड में हमेशा तैरते रहते हैं। तो जो हमारे जैसे ही नकारात्मक विचार में रुचि लेता है, उसके पास हमारा थॉट फॉर्म पहुंच जाता है। उस तक विचार पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने इस मजबूत विचार के कारण कोई कर्म करे। तो आप चाहें तो भक्ति, प्रेम और शांति के विचार ब्रह्मांड में प्रसारित कर सकते हैं, या फिर नफरत, द्वेष, ईर्ष्या के। इस प्रकार हम सभी लोग अनजाने में अनंत अच्छे और बुरे विचार भेजते रहते हैं। हर व्यक्ति को क्रिएटर है और यही हमारे पास कलेक्टिव कर्मा के रूप में भी आते हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए बुरी भावना या विचार करते हैं तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है और कभी कभी उसे नुकसान भी पहुंचाता है। चाहे उसे नुकसान हो न हो, पर वो हमारे पास फिर वापस आके हमें जरूर नुकसान पहुंचाता है। जो आपने दिया है वो आपके पास आएगा ही और आपके कर्मों का बोझ इसी प्रकार बढ़ता जाता है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा ऐसे अनगिनत विचारों के संग्रहों से घिरा हुआ स्वयं को देखती है। कुछ अच्छे बौद्धिक, प्रेम, सेवा, करुणा के विचार होते हैं और कुछ नफरत, द्वेष, बदले, छल कपट के भी होते हैं।
जितने भी बुरे विचार व कार्य उसने दूसरे के साथ किया है वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में जीती है। इसीलिए उसे अपने द्वारा बनाया गया नरक भी कहा जाता है। बुरी वासनाओं और आदतों को भी आकर्षित कर जीती है और अगले जन्म में फिर से लिप्त होने के लिए मजबूत करती है। और जो भी उसने अच्छे काम किए हैं उसे हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में भोग कर स्वर्ग जैसी अनुभूति लेती है। सारी बुरी भावना, वासना, आसक्ति, जुनून को बीज रूप संस्कार के रूप में छोड़कर एस्ट्रल बॉडी वहीं पर रह जाती है और मेंटल बॉडी देवाचन यानी कि स्वर्ग में जाती है, जहां उस जन्म काल में जो भी प्रेम, करुणा, सेवा और भलाई के कार्य और विचार उसने की है या इच्छाएं की हैं, चाहे वो अवसर न मिलने के कारण पूरे न हुए हों, तब भी वो मेंटल बॉडी में उसको जीकर अपनी क्षमता को बढ़ाती है। हमारे जो भी विचारों का और भावनाओं का हिसाब होता है वो मेंटल इमेज के रूप में आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। मेंटल वर्ल्ड हमारी आकांक्षाओं और भलाई करने की इच्छा को बढ़ाता है और क्षमता में कन्वर्ट करता है, ताकि अगले जन्म में अपनी क्षमताओं के रूप में वो अवसर पाकर उसे पूरा कर सके। अर्थात जहां एस्ट्रल वर्ल्ड हमारे प्यूरिफिकेशन का स्थान है, वहीं पर मेंटल वर्ल्ड हमारे ग्रोथ का स्थान है। मेंटल वर्ल्ड में ही आत्मा सीख कर नए जन्म के लिए कैपेसिटी, मेंटल फैकल्टी, बुद्धि आदि को बढ़ाती है। इस दुनिया में से निकलकर आत्मा कॉजल वर्ल्ड में अपने सारे अनुभवों का सार निकालती है, अपनी अधूरी इच्छाओं और कर्मा बैलेंस और आध्यात्मिक विकास के लिए फिर से उत्सुक होती है और पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित होती है। आत्मा अपनी योग्यता के अनुसार मेंटल बॉडी यानी कि बौद्धिक क्षमता बना चुकी है। हो सकता है कि उस पर्सनालिटी ने बहुत ही कम अच्छे कार्य या इच्छा दूसरों के लिए किया हो, तब वो मेंटल वर्ल्ड में बहुत ही कम रहता है और उसके मन की शक्ति भी कम विकसित हो पाती है। अर्थात जो भी आत्मा की क्षमता और मन की शक्ति होती है उसके निर्माण का कार्य उसे पृथ्वी पर ही शुरू करना होगा, क्योंकि शून्य से कुछ भी सृजन नहीं होता। जब वो रीइंकार्नेशन के लिए अपनी मेंटल बॉडी के साथ एस्ट्रल प्लेन से गुजरती है तो जो भी उसकी वासनाएं, इच्छाएं, जुनून पिछले जन्म में उसने किया था उसके एस्ट्रल बॉडी में आकर्षित हो जाते हैं और संस्कार या स्कंदा या कर्म के रूप में उसमें संचालित हो जाते हैं। इस तरीके से उसके चरित्र का निर्माण होता है। अब इसके बाद कार्मिक लॉर्ड्स द बुक ऑफ लिपिका यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड के आधार पर एथरिक बॉडी का सांचा बनाया जाता है। पर्सनालिटी अपनी जितनी भी मटेरियल्स है उसकी आपूर्ति करती है, लेकिन इसका उपयोग कार्मिक लॉर्ड्स और सोल की रजामंदी के साथ ही उसकी प्रकृति के अनुसार एथरिक बॉडी बनाई जाती है। कार्मिक लॉर्ड्स उस सांचे का निर्माण करते हैं और लिमिटेशंस निर्धारित करते हैं, एनवायरनमेंट का चयन करते हैं जो उस आत्मा के लिए अनुकूल हो। यानी कुल कर्मों में से जितने को भी एक जीवन अवधि में व्यवस्थित किया जा सकता है उसके लिए एक उपयुक्त एथरिक बॉडी प्रदान की जाती है। एक उपयुक्त क्षेत्र निर्देशित होता है जहां पर्सनालिटी ऐसे कुछ सोल्स के साथ संबंधों में आ सकती है जिसके साथ वह अपने अतीत में भी संबंधित रहा हो। परिवार, देश, जाति, सामाजिक बंधन तय किए जाते हैं, यानी पर्सनालिटी के वातावरण, सीमाएं, अवसर निश्चित हो जाते हैं और निश्चित चुनौतियों, स्वास्थ्य और परिस्थितियों, घटनाओं को तय कर दिया जाता है। एक उपयुक्त कर्म उपकरण के रूप में हमारा शरीर अपनी विकसित क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाता है और नकारात्मक कर्म के अनुसार हमारी सीमाएं भी बांध दी जाती हैं। कर्म के अनुसार ही निश्चित समय और नक्षत्रों में जन्म लेकर पर्सनालिटी आती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है समय अनुसार सारे चैलेंज उसके सामने आते हैं। पुराने जन्म में जो भी उसकी वासनाएं, प्रवृत्ति और पैटर्न थे वे भी समय समय पर पर्सनालिटी को उत्तेजित करते हैं। यदि किसी इच्छा को पिछले जन्म में मानसिक स्तर पर लगातार दोहराया गया हो तो ये इस जन्म में ऑटोमेटिक हो जाएगी और जब भी अवसर मिलेगा भौतिक स्तर पर वो स्वचालित रूप से पर्सनालिटी को इसे करना ही पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत बार अपराध करने की इच्छा की हो, तो नेक्स्ट बर्थ में उसे पूरा करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। किसी अपराध के बाद हमने कितने ही बार यह कहते सुना है कि मेरे सोचने से पहले ही मुझसे हो गया, या अगर मैंने एक पल के लिए भी सोचा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है। वो एक जानबूझकर सोचे समझे विचार से प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि अपने पूर्ववर्ती विचारों कारणों की श्रृंखला से प्रभावित होकर उस काम को मजबूरी में अंजाम दिया है। तो हमारे पिछले जन्म की जो भी एस्पिरेशन यानी प्रेरणा और इच्छाएं होती हैं, वो हमारी क्षमताएं बन जाती हैं। जो भी हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है और कार्य करने की इच्छा हमारे ऑटोमेटिक एक्शन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आत्मा ही हमारी कमियों, आदतों और कार्यों के अनुसार चैलेंज निर्धारित करती है ताकि सबक सीखा जा सके। जिन आत्माओं के साथ कार्मिक बैलेंस संतुलन में नहीं होता, उसे परिवार के सदस्य, फ्रेंड, कलीग, पार्टनर के रूप में चुनती है। कर्म रिट्रीब्यूशन का नियम है, इसीलिए जिनका हमने नुकसान किया है, शोषण किया है, उनका ऋण चुकाने के अवसर हमें चुनौतियों के रूप में दिखते हैं। समय की अवधि कभी भी नियत नहीं की जा सकती। कभी कभी ये हमारे कर्मा का फल हमें कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में आ सकते हैं, या कभी कभी अगले जन्म के लिए इसे संचित कर्मा में सुरक्षित कर दिए जाते हैं। कष्ट पीड़ा के पीछे आत्मा को आध्यात्मिक पाठ सीखना और विकास करना होता है। यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है, बल्कि सुनिश्चित की गई योजना के अनुसार ब्रह्मांड हमें अवसर और चैलेंज उपलब्ध कराता है और सफलता में चूक जाने या अवसर की कमी जैसी सीमाएं भी तय करता है। कभी कभी व्यक्ति को कलेक्टिव कर्मा या फैमिली कर्मा के द्वारा अचानक मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है, जबकि एथरिक बॉडी में उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी। इस परिस्थिति में कार्मिक लॉर्ड्स के द्वारा देवाचन में उसे अधिक समय तक रहने दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके, या उसके कुछ कार्मिक ऋण को माफ कर दिए जाते हैं। ये नियम अचूक है और पूरी तरह से न्याय संगत है। कभी कभी किसी और के कारण भी आपको पीड़ा सहनी होती है, जबकि वो आपका कर्मा नहीं होता। आप किसी और के कर्मा की धारा के बीच में आ जाते हैं और आपको वो सब पीड़ा सहनी पड़ती है। तब भी कार्मिक लॉर्ड्स हमारे साथ न्याय करते हैं और हमें पुरस्कार के रूप में कुछ कार्मिक ऋण माफ करने की अनुमति प्रदान करते हैं। पर पृथ्वी पर जो भी हमें पुरस्कार और दंड के रूप में मिलता है, वो हमारे द्वारा ही किया गया रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी चुनौतियां, खुशियां, स्वास्थ्य हमारी स्वयं की सेल्फ क्रिएटेड डेस्टिनी है, जिसमें वास्तुकार और शिल्पकार हम स्वयं हैं। पर हमारे हर कर्म का बीज हमारा विचार होता है। चाहे कोई भी भौतिक कार्य किया गया हो या भावना की गई हो, उसका बीज हमेशा विचार होता है। कितना सुंदर कहा गया है कि अपने विचारों पर ध्यान दें, वो आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखें, वे आपके चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दें, ये आपका भाग्य बन जाता है। अर्थात हमारा भाग्य हमारे विचारों के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो अगली कड़ी में हम कर्म के बारे में और ज्यादा जानेंगे। थैंक यू।